Hello everyone. Today we are going to start with a new chapter that is India's internal challenges. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को और हमारे कंट्री को। ओके, ये सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे 1960 के बाद वाले इवेंट्स में। तो यहाँ पर 5 टॉपिक्स है। फर्स्ट है अनरेस्ट सिचुएशन इन पंजाब, सेकंड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया इशूज, थर्ड है नक्सलिज्म, देन है कम्युनलिज्म, देन है रीजनलिज्म। स्टार्ट करते हैं अनरेस्ट सिचुएशन इन पंजाब। 1973 में अकाली दल एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, वो इलेक्ट होकर आई और उन्होंने पास किया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ओके, इस रेजोल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। फर्स्ट, चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब। सेकंड, पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब। रिक्रूटमेंट ऑफ 6 पीपल शुड बी इंक्रीज इन इंडियन आर्मी। ओके, यहाँ तक तो डिमांड्स ठीक थे 1973 के बाद में, लेकिन 1977 में उन्होंने डिमांड की कि दे डिमांडेड अ लार्जर शेयर ऑफ होली रिवर फॉर अमृतसर। देन 1980 में उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और उन्होंने डिमांड किया एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन की, जिसका नाम होगा खालिस्तान। इस आइडियोलॉजी को लीड कर रहे थे वृंदावन वाले। इन 1981 वृंदावन वाले मर्डर्ड न्यूज़पेपर एडिटर जिसका नाम था लाला जगत नारायण। ओके, और ये इंसिडेंट होने के बाद में वृंदावन वाले के फॉलोअर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ओके, देन 1983 में प्रेसिडेंटल रूल स्टार्ट हो गया पंजाब में। प्रेसिडेंट रूल आने के बाद में वृंदावन वाले ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया। कहाँ पर? अकाली तख्त, जो कि एक रिलीजियस प्लेस थी। देन 1984 में गोल्डन टेम्पल के अंदर कुछ टेररिस्ट ने एंटर किया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर उन्होंने शेल्टर लिया और उनकी डिमांड और भी ज़्यादा फर्म हो गई फॉर खालिस्तान। तब उन टेररिस्ट को नॉकडाउन करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्टार्ट कर दिया गया और वो सक्सेसफुल रहा। हमारा सेकंड इशू है इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो क्या क्या पार्ट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आता है असम विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, मिजोरम विच इज फेमस फॉर पगजिंग केव, अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, सिक्किम जिनका टूरिज्म बहुत अच्छा है। ओके, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टूरिज्म अच्छा है वैसे तो। नेक्स्ट आता है मणिपुर, ओके, जहाँ पर पोलो गेम इन्वेंट हुआ। इसके अलावा मेरी कॉम भी वहीं से बिलोंग करती है। फिर आता है मेघालय विच इज नोन एज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ होल एशिया। देन है त्रिपुरा, जिन्होंने हमें दीपा कर्मकार जैसे अच्छे जिम्नास्ट दिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टोरी स्टार्ट करते हैं 1954 से। ओके, 1954 में फॉर्म हुई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओके, आगे जाके इस एजेंसी का नाम बना अरुणाचल प्रदेश और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू। ओके, नेहरू जी ने हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल पीपल को और 100 ऑफ ट्राइब्स को वहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस दिए। देन इन द ईयर 1965 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देन इन 1971 नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 वॉज पास्ड। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अब वहाँ के लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देगी। वहाँ के कॉमन इंटरेस्ट क्या है? वहाँ के कॉमन इंटरेस्ट है लाइक इकोनॉमी एंड सोशल स्पेयर्स। ओके, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड कंट्रोल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हर साल फ्लड्स आते ही रहते हैं। अब यहाँ हमारे गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स के लिए कुछ एक्ट्स निकाले, ठीक है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल रहे? तो उसका आंसर है नॉट कम्प्लीटली। ओके, वो पार्शियली ही सक्सेसफुल हो पाए। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पार्टीशन का रीज़न क्या था। ओके, रीज़न यही था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में दिया गया था। एक था ईस्टर्न पाकिस्तान और नेक्स्ट है वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, यहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान का अटेंशन नहीं था, वो उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसके वजह से जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, डिस्क्रिमिनेशन, इग्नोरेंस और जेनोसाइड फेस करना पड़ा। जेनोसाइड यानी क्या? जब मास नंबर ऑफ किलिंग होती है, अगर आपका बिलीफ दूसरों के बिलीफ से अलग है तो आपको मार दिया जाता है, उसे कहा जाता है जेनोसाइड। ओके, तो जब ईस्टर्न पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी तो उन्होंने रेबल किया और वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया और फिर वो एक अलग नेशन में बन गया जिसका नाम था बांग्लादेश। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सेम चीज़ हम बाकी के इंडियंस भी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में। ओके, उन्हें चिंकी, हाका नूडल, मोमो ये सब नाम से बुलाना। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप किसी को ये सब चीज़ें बोलते हो तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। अब हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज निकालती है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाती, इसकी वजह से उन्हें एक सेपरेशन की फीलिंग आ सकती है। यही सेपरेशन की फीलिंग फेस हुई मिजोरम को। ओके, मिजोरम को ऐसा लगा, मिजोरम के सिटीजन्स को ऐसा लगा कि उनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो फिर यहाँ पर उन्होंने डिमांड की 1961 में
कि वो मिजोरम को एक अलग यूनिट बनाए जिसका नाम होगा ग्रेटर मिजोरम। ओके, और ग्रेटर मिजोरम में कौन कौन होगा? त्रिपुरा होगा, मणिपुरम होगा और मिजोरम होगा। ये तीनों मिलाकर बनेंगे ग्रेटर मिजोरम। इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म की जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट, MNF। इसके अंदर बहुत सारे एंशिएंट ट्राइब्स भी थे जिन्होंने खुद को एजुकेट किया और ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। देन इन 1972 इंदिरा गांधी के पीरियड में मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, देन 1985 में राजीव गांधी आए और उन्होंने मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट का दर्जा दे दिया। इस पूरी जर्नी में मिजोरम को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बट देन आते हैं नागालैंड के ऊपर। 1946 में नागालैंड ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। ओके, वहाँ के मार्शल ट्राइबल पीपल का। ठीक है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? नागा नेशनल काउंसिल, NNC। ओके, फिर 1954 में नागालैंड ने डिमांड की कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट फेडरेशन डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए 1955 में बिटवीन आसामी राइफल सोल्जर एंड लोकल नागा पीपल। इस स्ट्रगल के बाद में गवर्नमेंट का अटेंशन वो गेन कर पाए और फिर गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ध्यान दिया और फिर उन्हें एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया 1963 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आसाम के बारे में। तो आसाम में मेन प्रॉब्लम था बॉर्डर सिक्योरिटी का। बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, 1983 की बात है ये। ओके, 1983 में बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आसाम के अंदर ट्रैवल करते थे इलीगल वे से। ओके, और ट्रैवल करने के बाद में उन्होंने क्या किया? वही के सिटीजन्स के ऊपर वो डोमिनेट होने लग गए। इसके वजह से क्या हुआ? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने और आसाम गण संग्राम परिषद, इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया। सो इन द ईयर 1985 राजीव गांधी डिसाइडेड टू सेंड बांग्लादेशीज बैक। नेक्स्ट हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसी का नाम आगे जाके बना अरुणाचल प्रदेश। ओके, 1954 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। फिर 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश ये नाम मिला। ओके, इसका एक और नाम है रीजन ऑफ राइजिंग सन। 1987 में इसे एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतना सारा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी, इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद भी वो इंडिया का पार्ट तो बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे एक पार्ट नहीं समझते अपनी इंडिया का। ओके, उन्हें चाइनीज से कंपेयर करेंगे, नेपालियन से कंपेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अनएथिकल है। ओके, और पनिशेबल बाय लॉ भी है। तो हमें ये रेसिज्म वाली चीज़ हटा देनी चाहिए। और नेक्स्ट चैलेंज इज नक्सलिज्म। ओके, तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर से कह रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो 1960 के बाद हुए इंडियन इवेंट्स के बारे में है। ठीक है, नक्सलिज्म इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। तो स्टार्ट करते हैं 1960 से। 1960 में पुअर फार्मर्स, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, ये सारे बहुत सीरियस इश्यूज थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो भी कैंडिडेट्स आते थे वोट मांगने के लिए, वो ये प्रोमिसेस करते थे कि हमारे पावर में आने के बाद में हम पुअर्टी को हटाएंगे, हम सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलके मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी सारे पॉलिटिशियंस यही प्रोमिसेस रिपीट करते हैं, लेकिन आज तक ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। देन 1967 में वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट जो था वो कम्प्लीटली अगेंस्ट था किसके? करप्शन के, डिस्क्रिमिनेशन और पुअर्टी, इन सारे सोशल इश्यूज के अगेंस्ट था। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कुछ इस तरीके से है कि इंडिया की जो कंप्लीट वेल्थ है, उस कंप्लीट वेल्थ का 73% जो है वो सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन के 1% लोगों के पास है। अब नक्सलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो पाया? तो इसमें कहीं तो हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है। ओके, उन्होंने फार्मर्स को ज़्यादा फेवर नहीं किया। फार्मर सुसाइड एक सीरियस इशू था और बहुत पहले टाइम से, ओके, बहुत ईयर से ये इशू बना था अपने कंट्री में। ओके, सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पे आज भी बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ना ही गवर्नमेंट उन लोगों को भाव दे रही है या फिर उनके डिमांड्स को फुलफिल कर रही है। तो 2008 में 233 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नक्सलिज्म था। अगर हम आज के डेट की बात करें तो 90 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नक्सलिज्म है। ओके, ये एक प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट के एफर्ट्स का कि वो नक्सलिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अगर कुछ प्लेसेस से नक्सलिज्म खत्म हो रहा है तो न्यू प्लेसेस पे नक्सलिज्म बढ़ भी रहा है। ओके, इन न्यू प्लेसेस को हम रेड कॉरिडोर करके भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे 2005 में। 2005 में क्या हुआ? कुछ नक्सल अटैक्स हो रहे थे। ओके, स्टार्टिंग में नक्सलिज्म जो था उसका फाइट कंप्लीटली अगेंस्ट करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन और पुअर्टी के अगेंस्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो फिर ईयर 2005 में नक्सलवाद का अटैक बढ़ रहा था। अब उनको फाइट बैक देने के लिए सर्वा जुलूम को स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, सर्वा जुलूम के अकॉर्डिंग कुछ लोकल सिटीजन्स नहीं, लोकल विलेजर्स, ठीक है, स्पेशली माइनॉरिटी यानी कि जो यंगस्टर्स थे वो, इन टीनेजर्स को, इन यंगस्टर्स को
गन्स हैंड ओवर कर दी गई। ओके, और इन्हें 3000 मंथली सैलरी भी मिलता था टू किल नक्सलवादी। अब ये नक्सलवादी को तो किल कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि ये सारे यंग पीपल थे, इनका ब्लड भी गर्म था, तो इन्होंने क्या किया, अपने पर्सनल इश्यूज के सॉल्व करने के लिए भी वायलेंस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो कम्प्लीटली अनएथिकल है। ठीक है, ऑन रिकॉर्डेड रेप्स भी हुए हैं और वायलेंस भी बहुत सारा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से नक्सलिज्म जहाँ पर थोड़ा कंट्रोलेबल था, वो और भी रैपिडली स्प्रेड होने लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुल्म को बैन कर दिया। ओके, लेकिन नक्सलिज्म अब और भी रैपिडली स्प्रेड हो चुका है इस गलती की वजह से। तो नक्सलिज्म काम कैसे करता है? नक्सलिज्म काम करता है गवर्नमेंट के अनसेटिस्फाइंग स्कीम्स के वजह से, उनके इसके अनसेटिस्फाइंग स्कीम्स और पॉलिसीज़ की वजह से। एक एग्जांपल आप इमेज में देख सकते हो एक हाईवे का। ओके, ये एक नेशनल हाईवे है, लेकिन इस नेशनल हाईवे के ऊपर कितने सारे गड्ढे हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे गलतियां हैं जो गवर्नमेंट करती रहती है, करप्शन करती रहती है। करप्शन की वजह से क्या होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। ओके, और ब्लेम गेम तो वो एक दूसरे पे करती ही रहती है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं नक्सलवादी। ओके, इंडिया का अपना 86वां रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं नक्सलवादी, वो लोगों को अपने फेवर में इजीली ले लेते हैं। लाइक गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर रही, तो आप जनता की अदालत में आ जाओ, आप हमारी हेल्प ले लो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन नक्सलवादियों के लिए कुछ करती नहीं। ओके, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली थी नक्सलवादियों को सरेंडर करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉमिसेस यहाँ पर भी अनफुलफिलिंग हो जाती है। ओके, ऑन रिकॉर्डेड जितने भी नक्सलवादियों ने ये किया है, सरेंडर किया है, उसमें से सिर्फ 30% नक्सलवादियों को ही अपनी स्कीम फुलफिल हुई है। रेस्ट 70% क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंडर फंस जाते हैं। होता यह है कि वो नक्सलवादियों का ग्रुप छोड़कर चले तो आ जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस वापस उनके हाथ में राइफल थमा देगी, उन्हें बोलेगी जाओ नक्सलवादियों से फाइट करो। अब ये दोनों जगह से फंस जाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और दूसरे साइड से उनकी खुद की गैंग उन्हें मारने के लिए ढूंढ रही है। गवर्नमेंट अनसक्सेसफुल रही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, ऐसा हम नहीं कह सकते। और इस चीज़ के लिए हम कम्प्लीटली गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज भी निकाली है जिसके अंडर नक्सलिज्म कंट्रोल में आ गया। एग्जांपल, नक्सल समाधान स्कीम। इस स्कीम के अलावा गवर्नमेंट को ट्राइबल पीपल को अपने फेवर में लेने के लिए भी कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब वैक्सीन बढ़ रही थी तो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग रखा था। लाइक जो सीनियर सिटीजन्स थे, उन सीनियर सिटीजन्स के लिए फर्स्ट वैक्सीन मिल रही थी। ओके, अनदर थिंग, उन्होंने फिर बाद में 18 एंड अबाव 18 वाले ग्रुप के लिए वैक्सीन रखी है। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन भी बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अब गवर्नमेंट गलती क्या कर देती है कि डेवलपमेंट के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगी, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करेगी, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन 1-2 साल तक रह जाता है, उसके बाद में टूटने लगता है। ओके, तो इसकी वजह से सिटीजन्स का भी फेथ नहीं बन पाता गवर्नमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को करप्शन के खिलाफ भी कुछ एक्शंस स्ट्रिक्टली लेने चाहिए। गवर्नमेंट शाल गेन ट्राइबल ट्रस्ट। ओके, वो कैसे कर सकती है? ओके, दे शाल फॉर्म ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी अकॉर्डिंग टू 5th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्क कैसे करेगी? ये भी ग्राम पंचायत की तरह ही वर्क करेगी। ओके, इन ट्राइबल कमिटीज़ का भी कोई तो एक हेड होगा, इन ट्राइबल कमिटीज़ के अंडर भी इलेक्शन होगी, और जैसे ग्राम पंचायत रन होती है वैसे ही ये ट्राइबल कमिटीज़ भी रन होगी। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट इसके अलावा हमारे जो जवान हैं, जो हमारे कोबरा कमांडर्स हुए, जो हमारे CRPF के जवान हो गए, उनके लिए भी चॉपर्स अवेलेबल कर देने चाहिए, हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल कर देने चाहिए, ताकि वो ऑन एयर खुद का प्रोटेक्शन कर सके और अटैक भी कर सके नक्सलवाद के आगे। हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस भी अपने काम के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे CRPF के जवान और कोबरा कमांडर्स को भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल कर देनी चाहिए। तो जबकि हमारे कंट्री के पास ये सारे फाइटिंग चॉपर्स अवेलेबल भी है, फिर भी हम उन्हें दे नहीं पाते। तो हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, लाइक थर्मल कैमरा, ड्रोन। इसके अलावा हमारे पास में गुड सैटेलाइट कनेक्शन भी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम रीजनलिज्म के बारे में। व्हाट इज रीजनलिज्म? रीजनलिज्म इज बेसिकली एक्सेसिव प्राइड फॉर वंस ओन रीजन। लाइक मैं XYZ स्टेट से बिलोंग करता हूँ, वो स्टेट ज़्यादा सुपीरियर है, मेरा स्टेट ज़्यादा सुपीरियर है। तुम जिस स्टेट से रहते हो वो अंडर डेवलप्ड है, मेरा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर हम देखेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट में इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, रीजनलिज्म देखने को मिलता है। अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो मराठास एंड नॉन मराठास में ये डिस्क्रिमिनेशन है। गुजरात में देखोगे तो पटेल्स एंड नॉन पटेल्स में। राजस्थान में देखोगे तो राजपूत एंड नॉन राजपूत में ये डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ लोगों के माइंड के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देंगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आपको चाइनीज़ डिक्लेयर कर देंगे, अगर आप साउथ इंडियन हो तो आपको मलेशियन या फिर सिंगापुर का डिक्लेयर कर देंगे। ओके, ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक रेसिज्म वाली थिंग है जिसे हम सबको मिलकर स्टॉप कर देना चाहिए। फिर आते हैं कम्युनिज्म के बारे में।
तो जैसे रीजनलिज्म में एक इंडिविजुअल को खुद के रीजन के बारे में ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड होता है, वैसे ही कम्युनिज्म में एक इंडिविजुअल को अपने रिलीजन के ऊपर एक एक्सेसिव प्राइड होता है। उसकी थिंकिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर है और बाकी के सारे रिलीजन्स इंफीरियर है। तो ये एक टॉक्सिक मेंटेलिटी है। तो जो कम्युनलिज्म है ये अपने इंडिया में स्टार्ट किया था बाय लॉर्ड कर्जन। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल से ये चीज़ स्टार्ट हो गई। ओके, बंगाल के अंदर बहुत इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट आ रहा था, तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल को हम 2 डिविजन्स में बना देंगे ताकि उनके ऊपर कंट्रोल ईजी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मेजोरिटी का एक अलग ग्रुप बनाया, मुस्लिम मेजोरिटी का एक अलग पार्ट बनाया। सेम चीज़ की ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन के टाइम पे, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे, उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे एक कम्प्लीटली न्यू नेशन फॉर्म करने की बात स्टार्ट की। ओके, उन्होंने पाकिस्तान का पार्टीशन भी कुछ इस तरीके से बनाया 2 पीसेस में कि उन्हें पता था कि आगे जाके फ्यूचर में 100% इस इशू के ऊपर वॉर होगा, और वो वॉर हुआ भी। सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने की इजराइल और पैलेस्टीन के इश्यूज़ में। ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर और हमें इंडिपेंडेंस मिलकर मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी हम हर साल वही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, डिजास्टर, करप्शन, पुअर्टी, चाइल्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन। सो व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का कंक्लूजन ये था कि डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन, सो वी शैल नॉट अलाउ एनी इंडिविजुअल और एनी सुप्रीम लीडर to use it for gaining power or to discriminate anyone. Thanks for watching this video. I hope you like this video, and if you like this video you can follow us on our social media handles. We'll meet soon with a new and interesting topic. Till then, goodbye.